Dear students, welcome to this lecture of class plus 2 from the unit Journal Principle and Processes of Isolation of Element। जैसा कि पता ही है कि हम लास्ट लेक्चर के अंदर इलिंगम डायग्राम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इलिंगम डायग्राम क्या होता है? एक ग्राफ होता है बिटवीन द डेल्टा एफ जी नोट वर्सेस टी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट। हम इलिंगम डायग्राम ड्रॉ क्यों करते हैं? एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करने के लिए, एक स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इलिंगम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? जो कम टेम्परेचर के ऊपर मेटल ऑक्साइड को मेटल के अंदर डिकम्पोज कर दे, वो एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं डेल्टा एफ जी नोट वर्सेस टी। और ये हमने कुछ ऑक्साइड्स के लिए ग्राफ ड्रॉ किया है, जैसे सिल्वर ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। और ये लाइन है जो डेल्टा जी नोट इक्वल टू 0 लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो सिल्वर ऑक्साइड की कर्व है ये इस लाइन को क्रॉस कर रही है T1 टेम्परेचर के ऊपर। जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड की कर्व है वो इसको क्रॉस कर रही है T2 टेम्परेचर के ऊपर। और जो जिंक ऑक्साइड की कर्व है वो इसको क्रॉस कर रही है T3 टेम्परेचर के ऊपर। तो कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो लो टेम्परेचर के ऊपर हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे सिल्वर ऑक्साइड और मर्क्यूरिक ऑक्साइड हैं। तो ये कम टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो रहे हैं क्योंकि इस तरफ हम जा रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जो T1 और T2 है वो T3 से लेस टेम्परेचर है। तो जो मेटल ऑक्साइड कम टेम्परेचर के ऊपर डिकम्पोज हो जाएगा उसके लिए हमें किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो लो टेम्परेचर के ऊपर डिकम्पोज नहीं होते, उनको डिकम्पोज करने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जैसे जिंक ऑक्साइड है, वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर ये ऑक्साइड डिकम्पोज होगा। और मान लो हमने 100 रुपये का फ्यूल यूज किया और मेटल ऑब्टेन हुई हमें 50 रुपये की, तो मेटल वहाँ पर बेनिफिशियली से हमें ऑब्टेन नहीं हो रही है। तो जिंक ऑक्साइड है, अगर इसको डायरेक्टली से हीट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब बहुत ज़्यादा फ्यूल की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से अगर मेटल को ऑब्टेन करेंगे तो वो एक बेनिफिशियल प्रोसेस नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको कम टेम्परेचर पर रिड्यूस करने के लिए एक स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा। और हमने कार्बन का यहाँ पर यूज किया, तो कार्बन का यूज करेंगे तो कम टेम्परेचर के ऊपर जिंक ऑक्साइड डिकम्पोज होकर जिंक मेटल हमें दे देगा। दूसरा इलिंगम डायग्राम का यूज होता है कि एक मेटल का पता लगाने के लिए कि वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी या नहीं करेगी, इसके लिए हम इलिंगम डायग्राम का यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के लिए। ये जो दोनों कर्व्स हैं ये 623 केल्विन टेम्परेचर पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। और जिस मेटल के लिए डेल्टा जी नोट की वैल्यू कम होती है, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी लेस नेगेटिव होती है, वो अपने ऊपर वाले ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर सकती है। अगर हम इस टेम्परेचर से नीचे देखें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कर्व एल्यूमिनियम ऑक्साइड कर्व से नीचे की तरफ लाई कर रही है। इसका मतलब मैग्नीशियम के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसकी वैल्यू लेस नेगेटिव है, इसलिए मैग्नीशियम रिड्यूस कर सकता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के अंदर। लेकिन अगर हम इस टेम्परेचर से ऊपर की तरफ देखें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कर्व नीचे की तरफ आ गई मैग्नीशियम ऑक्साइड कर्व से, और एल्यूमिनियम के लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू लार्ज नेगेटिव हो गई, और इसलिए जो एल्यूमिनियम है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम के अंदर कन्वर्ट कर सकती है।
तो एक मेटल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी या नहीं करेगी, इसका भी पता हमें इलिंगम डायग्राम के द्वारा लगता है। अब हम कुछ मेटल की एक्सट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम ले रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। आयरन की कुछ और होती हैं जिनसे हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे हेमेटाइट जिसका फॉर्मूला Fe2O3 है, लिमोनाइट जिसका फॉर्मूला Fe2O3.3H2 होता है, मैग्नेटाइट जिसका फॉर्मूला Fe3O4 होता है, सिडराइट FeCO3 होता है, आयरन पायराइट FeS2 होता है, जिसे फूल गोल्ड भी बोला जाता है। और ये वेरी इम्पोर्टेंट हैं और इनके फॉर्मूले अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर पूछा जाता है। तो आयरन की एक्सट्रैक्शन के अंदर कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कर्सिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। तो जो मेटल ओर है वो लार्ज पीसीज की फॉर्म में पाई जाती है, लार्ज लम्प्स की फॉर्म में। तो जा कर्सर की हेल्प से उसको स्मॉल पार्ट में तोड़ेंगे और फिर उस स्मॉल पार्ट्स को पाउडर में कन्वर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ बाल मिल। सेकेंड स्टेप कंसंट्रेशन का मतलब होता है इम्प्योरिटीज को रिमूव करना। अगर और ऑक्साइड है तो ग्रेविटी सेपरेशन का यूज करेंगे, और अगर और सल्फाइड और है तब फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। अगर सल्फाइड और है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करके उसको ऑक्साइड और में कन्वर्ट कर देंगे। अगर कार्बोनेट और है तो ऑक्सीजन की अब्सेंस में उसको हीट करके ऑक्साइड और में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप है स्मेल्टिंग के बारे में। तो और को हम कार्बन के साथ हीट करेंगे ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। ये ब्लास्ट फर्नेस क्या होती है? ब्लास्ट फर्नेस एक टॉल फर्नेस होती है, एक लंबी सी फर्नेस होती है जो स्टील से बनी हुई होती है, और इसके अंदर की तरफ फायर ब्रिक्स मतलब पक्की ईंटें लगी हुई होती हैं। और ये जो फर्नेस है ये ऊपर से नैरो होती है, बीच से ब्रॉडर होती है और नीचे से नैरो होती है। इसको फिट किया जाता है डबल कप कोन अरेंजमेंट के द्वारा, ताकि इसमें जो ओर का मिक्सचर है वो डाला जा सके और जो अंदर गैसें हैं वो बाहर ना निकले, इसलिए डबल कप कोन अरेंजमेंट लगाई जाती है। नीचे की तरफ फायर बॉक्स लगे हुए हैं जिनसे हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर पास किया जाता है, और इसके अंदर अलग अलग टेम्परेचर जोन क्रिएट हो जाती हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो ब्लास्ट फर्नेस है इसके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं जब हम हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर पास करते हैं, तो वो कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले होगी यहाँ पर जोन ऑफ कंबशन। जो कंबशन है इसका मतलब होता है बर्न करना। तो यहाँ पर जो कार्बन है, जो कोक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, और ये जो रिएक्शन है ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। 393.3 किलो जूल एनर्जी यहाँ पर इवोल्व होती है। दूसरी जो जोन है वो जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी वो कोक के साथ रिएक्ट करेगी एट द 423 से 1673 केल्विन टेम्परेचर पर, और कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगी। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। नेक्स्ट जो जोन है ये जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन है। कैल्शियम कार्बोनेट को 1123 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है वो सिलिका के साथ कंबाइन होकर कैल्शियम सिलिकेट स्लैग की फॉर्मेशन कर देगा। नेक्स्ट है जोन ऑफ रिडक्शन। तो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पर काम करते हैं। अगर लो टेम्परेचर रीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन करेगा, Fe2O3 को चेंज कर देगा Fe3O4 के अंदर। जो Fe3O4 बनेगा वो दोबारा से CO के साथ रिएक्शन करके Fe के अंदर चेंज हो जाएगा।
और अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर है 573 से, तो Fe2O3 CO के साथ रिएक्शन करके FeO भी बना देता है, और जो FeO बनेगा अपर पार्ट के अंदर, इसका रिडक्शन हो जाएगा आयरन के अंदर कार्बन के द्वारा, और ये रिडक्शन होगा हाई टेम्परेचर के ऊपर, ग्रेटर देन 1073 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। और अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर है तो जो Fe2O3 है वो भी कार्बन के साथ रिड्यूस होकर हमें आयरन दे देगा, मोल्टन आयरन। जो लास्ट जोन है यहाँ पर, ये जोन ऑफ रिडक्शन है, और इस रीजन के अंदर जो स्पोंगी आयरन है वो मेल्ट हो जाएगा, और उसके अंदर कुछ सब्सटेंस डिजोल्व हो जाएंगे, जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोर, सिलिकॉन, मैग्नीज। जो मोल्टन आयरन है वो मेल्ट होकर बॉटम के ऊपर चला जाएगा, फर्नेस के नीचे चला जाएगा। इस तरह से ये फर्नेस है, और यहाँ पर ये मोल्टन आयरन कलेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर यहाँ पर स्लैग कलेक्ट हो जाती है। स्लैग को निकालने के लिए अलग से होल बना हुआ है, और मोल्टन आयरन को कलेक्ट करने के लिए अलग से होल बना हुआ है। यहाँ से जो हमें मोल्टन आयरन ऑब्टेन होता है उसे हम पिग आयरन बोलते हैं, और इस तरह से आयरन की एक्सट्रैक्शन होती है। थैंक यू।